तो आज के लेक्चर में हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन वाला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। और कंपाइलर डिज़ाइन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एक कंपाइलर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ये इस सब्जेक्ट में हम जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में क्या क्या कंपाइलर के फेजेस हैं, क्या क्या चीज़ एक जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बनाते हैं उसके लिए लगती है, क्यों कंपाइलर का इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक तरीके से कंपाइल करने के लिए। जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा इंटरप्रेट होती है इंटरप्रेटर द्वारा, ठीक है। कंपाइलर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ये सब की जानकारी हम इस लेक्चर में लेंगे। इंटरप्रेटर्स के बारे में इतनी बातें नहीं हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा मेरे ख्याल से। हम लोग इंटरप्रेटर के बारे में ये जानेंगे कि होता क्या है बेसिकली, उसके ज़्यादा हम इंटरप्रेटर्स पे बात नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा कंपाइलर्स। तो कंपाइलर की हम लोग शुरू जो करने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा कंपाइलर डिज़ाइन का। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नोटेशंस फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशंस टू पीपल एंड टू मशीन। The world as we know it depends on programming languages because all the software running on all the computers was written in some programming language. But before a program can be run, it first must be translated into a form in which it can be executed by a computer. तो उसने कितनी बेहतरीन बात बोली कि पूरी दुनिया में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड, पूरी दुनिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखे हैं और तभी वो कंप्यूटर के ऊपर रन कर रहे हैं। हम किसी भी प्रोग्राम को चलाने से पहले हमें उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सके। तो सेकेंड लास्ट लाइन अगर हम फर्स्ट पैरा की देखें, बट बिफोर अ प्रोग्राम कैन बी रन इट फर्स्ट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो वो लाइन हमारी है यहाँ। तो इसको अगर हम थोड़ा सा पीला कर ले तो बहुत ही बेहतरीन होगा। फर्स्ट मी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिखी है यहाँ पे। द प्रोग्राम सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेशन आर कॉल्ड कंपाइलर्स। तो जो सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं ट्रांसलेशन का उसको बोलते हैं कंपाइलर्स, ठीक है। तो एक और बार पढ़ लेते हैं। द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेशन आर कॉल्ड कंपाइलर्स। दिस बुक इज अबाउट हाउ टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कंपाइलर्स। तो ये बुक किसके बारे में, हमें कैसे एक कंपाइलर को डिजाइन करना होता है और एक कंपाइलर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। वी शैल डिस्कवर दैट अ फ्यू बेसिक आइडिया कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ट्रांसलेटर्स फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एंड मशीन्स। Beside compilers, the principle and techniques for compiler we shall discover that a few basic ideas can be used to construct translators for a wide variety of language and machines. Beside compilers, the principle and techniques for compiler design are applicable to so many other domains that they are likely to be reused many times in the career of a computer scientist. तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि कंपाइलर के अलावा द प्रिंसिपल एंड टेक्निक जो हम कंपाइलर की डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं वो इतनी सारी जगह यूज़ होती हैं कि एक जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो अपनी करियर में उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर लेता है। The study of compiler writing touches upon programming languages, machine architecture, language theory, algorithms and software engineering. तो एक कंपाइलर डिज़ाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर डिज़ाइन, एक जो कंपाइलर का जो हम तैयारी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं कंपाइलर को, तो वो सिर्फ कंपाइलर से ही सीमित नहीं रह जाती है। वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग का भी डिस्कशन करना होता है, वहाँ पे हमें मशीन का आर्किटेक्चर भी देखना होता है, साथ ही साथ वहाँ पे हम लैंग्वेज की थ्योरी भी देखते हैं, टीओसी जिसको बोलते हैं, एल्गोरिदम्स के बारे में भी बात कर रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे डोमेन को बना के हम कंप्यूटर या फिर बोले कंपाइलर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब भी हम कंप्यूटर इन ऑल का बात करते हैं, जैसे पूरा कंप्यूटर को मिला के चले, तो
ये नहीं कि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे और किसी डोमेन का काम ही नहीं है, क्यों नहीं है? वहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम आ जाता है, वहाँ पे और भी लोगों का काम आ जाता है। सी लैंग्वेज का इतना बड़ा हाथ रहता है। जब भी हम पढ़ रहे थे अभी, हमने देखा लिटिल इंडियन बिग इंडियन, वो सी में भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपने से सीमित नहीं रहेगा, वो अपने साथ और सब्जेक्ट्स को और डोमेन को लेके आएगा। तो यहाँ पे हमें इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ना पड़ेगा। इन दिस In this chapter, we introduce the different form of language translators, give a high-level overview of the structure of a typical compiler, and discuss the trends in programming language and machine architecture that are shaping compilers. We include some observation on the relationship between compiler design and computer science theory and an outline of the application of compiler theory that go beyond compilation. We end with a brief outline of key programming language concept that will be needed for our study of compilers. तो कुछ नहीं है इसमें, इस पैराग्राफ में उसने बताया कि हम लोग इस चैप्टर में क्या डील करने वाले हैं और कैसे डील करने वाले हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ज़्यादा कुछ उसमें हमें पढ़ना नहीं है। अगर हम बात करें अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हमें एक दो चीज़ें स्किप करनी है। वो चीज़ें क्या हैं वो देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना ही देखना है। एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना ज़्यादा नहीं है। द साइंस ऑफ बिल्डिंग अ कंपाइलर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ कंपाइलर टेक्नोलॉजी एक चीज़ जो हम शायद देखें। उसके बाद 1.6 तो जरूर देखें। तो 1.3, 4 और 5 में डाउट है कि देखें या नहीं देखें, लेकिन बाकी सब तो हमें देखना ही है, क्योंकि 6 के बाद कुछ है नहीं, आई गेस 6 के बाद पेज ही ख़त्म होता है। 7.1 है, समरी है, इतना हमें उससे लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे पेज पे आते हैं और शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का पहला टॉपिक, जो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। सिंपली स्टेटेड, a compiler is a program that can read a program in one language. तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर कुछ नहीं है, बेसिकली कंपाइलर एक खुद में ही प्रोग्राम है। तो अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कैन रीड अ प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज। तो क्या है कंपाइलर? कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो एक प्रोग्राम को रीड करेगा जो कि किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम या फिर सोर्स लैंग्वेज, एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अनदर लैंग्वेज। तो उसको एक अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, जिसको बोलते हैं हम टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, लाइन करते हुए चलेंगे, एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अनदर लैंग्वेज। तो क्या करेगा? एक सोर्स प्रोग्राम लेगा कंपाइलर, उसको रीड करेगा, उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेट करेगा और दे देगा। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम? द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, इसके लिए बोल रहा है वो जरा फिगर 1.1 देखते हुए चलना। तो हमने कहा ठीक है, हम फिगर 1.1 देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं, 2 लाइन पढ़ने के बाद। एन इम्पॉर्टेंट रोल of the compiler is to report any errors in the source program that is detects during the ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो एक इंपॉर्टेंट रोल जो होता है एक कंपाइलर का, वो होता है कि वो सारे एरर्स के बारे में बताए जो कि सोर्स प्रोग्राम में अवेलेबल हैं जब भी वो ट्रांसलेट कर रहा होगा उस दौरान। ठीक है, तो जब भी कोई भी कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के अंदर, दूसरे लैंग्वेज के अंदर, तो वो क्या करेगा? वो सारे एरर्स के बारे में बताएगा जो उस प्रोग्राम में अवेलेबल हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो इसको अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फिगर 1.1। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक।
तो ये हमारा फिगर 1.1। तो फिगर 1.1 में हम क्या कर रहे हैं, सोर्स प्रोग्राम ले रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं कंपाइलर को, वहाँ से वो हमें टारगेट प्रोग्राम दे रहा है जो कि किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा। ठीक है, आ जाते हैं। If the target program is an executable machine language program, it can then be called by the user to process input and produce output. अगर हमारा जो टारगेट प्रोग्राम है वो एक एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है, मतलब कि आपके कंप्यूटर के ऊपर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, इट कैन देन बी कॉल्ड बाय द यूज़र टू प्रोसेस इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो तब उसके बाद हम उसको इनपुट दे सकते हैं जिससे कि हमें आउटपुट मिले। तो अगर हम फिगर 1.2 देखें तो उसमें हम लोग टारगेट प्रोग्राम को एक इनपुट दे रहे हैं और टारगेट प्रोग्राम हमें क्या निकाल के दे रहा है, आउटपुट। एन इंटरप्रेटर, हमने बोला था कि इंटरप्रेटर की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ बात करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। एन इंटरप्रेटर इज अनदर कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टारगेट program as a translation, an interpreter appears to directly execute the operations specified in the source program on inputs supplied by the user. तो क्या करता है इंटरप्रेटर क्या करेगा, डायरेक्टली हमसे इनपुट भी मांगेगा सोर्स प्रोग्राम पे और हमें आउटपुट दे देगा। वो पहले उसको टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसके बाद हमसे इनपुट नहीं मांगेगा, वो पहले ही बोलेगा भाई जैसे ही तुमने सोर्स प्रोग्राम डाला साथ ही साथ तुम इनपुट भी डाल दो, मैं इंटरप्रेटर हूँ, मेरे को सब पता है, मैं कर लेगा और मैं आउटपुट दे देगा। ये हमारा इंटरप्रेटर। आगे, the machine language target program produced by a compiler is usually much faster than an interpreter at mapping inputs to output. तो जो टारगेट प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज टारगेट प्रोग्राम जो एक हमारा कंपाइलर के द्वारा बनाया गया होता है वो ज़्यादा तेज़ होता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर हाउएवर कैन यूजुअली गिव बेटर एरर डायग्नोस्टिक देन अ कंपाइलर। लेकिन एक इंटरप्रेटर बेहतर एरर का डायग्नोसिस कर सकता है देन कंपाइलर, बिकॉज इट एग्जीक्यूट द सोर्स प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। हमने बहुत बार, जब भी हम जावा कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जब भी हम जावा की बात कर रहे होते तो हमने हमेशा पता है जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम इंटरप्रेटर द्वारा चलाते हैं और उसमें जो भी हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो उसी लाइन बाय लाइन रीड करने के कारण हमारा जो इंटरप्रेटर है वो एरर्स को अच्छी तरह, मतलब कंपाइलर से अच्छी तरह डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसी चक्कर में वो स्लो भी हो जाता है और यहीं पे हमारा कंपाइलर बाजी मार जाता है। वो कहता है कि भाई एरर मैं अच्छी तरह नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें जो आउटपुट है वो जल्द से जल्द दे सकता हूँ, मतलब स्पीड मेरे पास है, एक्यूरेसी का पता नहीं। लेकिन इंटरप्रेटर क्या बोलता है, स्पीड नहीं है लेकिन एक्यूरेसी मेरे को आती है। तो अगर हम इसी तरीके से एक हाइब्रिड कंपाइलर का एग्जाम्पल देखें तो वो ये है। पहले इसको ख़त्म करते हुए चलते हैं, लास्ट पैरा इन ऑर्डर, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल्स भी देखते हुए चलते चलो। लैंग्वेज ये मैंने बता दिया वैसे, जावा लैंग्वेज प्रोसेसर कंबाइंड कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एज शोन इन फिगर 1.4। तो जावा क्या यूज़ करती है, एक हाइब्रिड कंपाइलर यूज़ करती है। अ जावा सोर्स प्रोग्राम में बी फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, बाइट कोड्स में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं या फिर कंपाइल करते हैं। द बाइट्स कोड्स आर देन इंटरप्रेटेड by the virtual machine. A benefit of this arrangement is that bytecodes compiled on one machine can be interpreted on another machine. तो इसका क्या फ़ायदा होता है बाइट कोड्स का, कि हमने पहले बाइट्स कोड्स में किया, उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं जावा में। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि बाइट कोड को हम आपके कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं इंटरप्रेट, मेरे कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं इंटरप्रेट। ठीक है। A benefit of this arrangement is that bytecode compiled
ऑन वन मशीन कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन अनदर मशीन। तो अगर आपके कंप्यूटर पे कंपाइल हुआ एक बाइट कोड मेरे पास आता है तो मैं आसानी से उसको अपने कंप्यूटर पे इंटरप्रेट कर सकता हूँ। परहैप्स अक्रॉस अ नेटवर्क, लेकिन एक नेटवर्क के दरमियान ही। In order to achieve faster processing of inputs to outputs, some Java compilers called just-in-time compiler translate the bytecode into machine language immediately before they run the intermediate program to produce the input. तो एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स भी होते हैं जावा में, जो क्या करते हैं बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर इमीडिएटली ट्रांसलेट कर देते हैं बिना इंटरमीडिएट प्रोग्राम को रन किए। ठीक है, तो उसका क्या कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट प्रोग्राम ने अभी इनपुट प्रोसेस नहीं किए, लेकिन उसने वहां पे बाइट कोड को मशीन में ट्रांसलेट कर दिया। इन एडिशन टू अ कंपाइलर, several programs may be required to create an executable target program as shown in figure 1.5, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। एक मिनट, हम लोग इसमें भी नेक्स्ट पेज में आए। या तो हम यहाँ पर हैं। In addition to a compiler, several other programs may be required to create an executable target program as shown in figure 1.5. A source program may be divided into modules stored in separate files. A task of collecting the source program is sometimes entrusted to a separate program called a preprocessor. तो क्या होता है, हमारे पास एक प्री प्रोसेसर भी होता है जिसको हम आगे देखेंगे कि प्री प्रोसेसर क्या करता है। द प्री प्रोसेसर में ऑल्सो एक्सपेंड शॉर्ट हैंड्स कॉल्ड मैक्रोस। तो ये एक सी से भी रिलेटेड चीज़ है, इसको लाइन करते हुए चलेंगे। इनटू सोर्स लैंग्वेज स्टेटमेंट, तो जब भी हम लोग कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखता है जिसको हम बोलते हैं हैश। अगर कहीं पे हैश प्रेजेंट है तो क्या करेगा, वो उन स्टेटमेंट को एक्सपेंड कर देगा। अगर कोई आपने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, तो वो क्या करेगा, एक stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, वो वाली फाइल को पूरा वहाँ पे एक्सपेंड कर देगा। आपने नहीं लिखा, आपने बस उस फाइल का नाम दिया था, लेकिन आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू दिया, इसलिए वो उसको खोल देगा। ये कंपाइलर अपने आप कर देता है। द मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम इज देन fed to a compiler. The compiler may produce an assembly language program as its output. तो अब यही जो आपके पास सोर्स प्रोग्राम आया है जिसमें आपने सब एक्सपेंड कर दिया है, वो जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसको रन करता है, उससे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम निकालता है और एज अ आउटपुट दे देता है। बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज ईजियर टू प्रोड्यूस एज आउटपुट एज एंड इज ईजियर टू डीबग। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है वो हमारे लिए आसान होता है कि हम उसको डीबग कर सकें और उसको आउटपुट जनरेट कर सकें। द असेंबली लैंग्वेज इज देन प्रोसेस बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड एन असेंबलर दैट प्रोड्यूसेस रीलोकेटेबल मशीन कोड एज इट आउटपुट। तो फिर ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो असेंबलर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और उसको वो एक मशीन कोड की तरह एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। Large programs are often compiled in pieces, so the relocatable machine code may have to be linked together with the other relocatable object files and library files into the code that actually runs on the machine. तो कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा होता है। उस लंबे होने के कारण हमारे पास जो भी काम करना होता है हम उसको टुकड़ों में करते हैं। हम एक साथ ही पूरे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करते, हम कंपाइल करते हैं लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में, और वो एज अ रिलोकेटेबल मशीन कोड की तरह वो स्टोर हो जाता है। अब हमें जब भी उसको चलाना होगा तो हमें सारे जो हमारे पास कोड्स हैं उसको हमें लिंक करना पड़ेगा एक दूसरे से, तो उसके लिए हमें एक लिंकर की ज़रूरत पड़ जाती है। द लिंकर रिजॉल्व external memory addresses where the code is one file may refer to a the linker resolve external memory address
where the code in one file may refer to a location in another file. The loader then puts together all of the executable object files into memory for execution. तो क्या होता है, लिंकर सारी फाइल्स को लिंक करेगा एक दूसरे के द्वारा, और लोड क्या करेगा, लोडर क्या करेगा, उस सबको एक साथ रख देगा, एक साथ लोड करेगा और एक एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, ठीक है, जो कि तैयार होगी एग्जीक्यूशन के लिए। ये कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं, अगर आपको मन करे तो इनका जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड अ इंटरप्रेटर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ कंपाइलर ओवर एन इंटरप्रेटर ओवर अ कंपाइलर, व्हाट आर द एडवांटेजेस, what advantages are there to a language processing system in the which the compiler produces assembly language rather than machine language। तो ये थोड़े से आपके पास एक्सरसाइजेज हैं जो आपको देखना है। एक छोटे से डायग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम आपका जाता है, ठीक है। कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, कंपाइलिंग होने से पहले ही आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव काम में आ जाता है। तो वो क्या करता है, जितनी भी आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगे हैं उन सारे स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा, एक्सपैंड कर देगा। अगर आपने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है तो वो जाएगा लाइब्रेरी फंक्शंस में, वहाँ से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी उठा के लाएगा, और वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को उठा के लाएगा और उसको वहाँ पे एक्सपेंड कर देगा। ऐसी कोई भी आपने वहाँ पे हैश डिफाइंड सम या फिर हैश डिफाइंड इंट कुछ भी दे रखा है, इंट तो नहीं होगा, कुछ भी आपने दे रखा है, किसी का साइज दे रखा है, कुछ दे रखा है, तो वो भी हर जगह पे जाके उसको साइज को उस नंबर से रिप्लेस कर देगा। तो ये सब हमारा प्री प्रोसेसर करता है। फिर उसके बाद आपका जब ये काम हो जाता है तो आपका बन जाता है मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम। अब जो मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम है वो आप कंपाइलर आपका रीड करता है और एक बनाता है असेंबली लैंग्वेज टारगेट प्रोग्राम, या फिर बोल दो टारगेट असेंबली प्रोग्राम, ठीक है, जो आपकी असेंबलर रीड करता है। असेंबलर रीड करेगा, उसके बाद वो बना देगा रीलोकेटेबल मशीन कोड, ठीक है। रीलोकेटेबल मशीन कोड जब आपका हो जाता है उसके बाद लिंकर और लोडर आपके पिक्चर में आते हैं। लिंकर लोडर क्या करते हैं, लिंक करते हैं सारी फाइल्स को। अगर वहाँ एक से ज़्यादा फाइल्स हैं जो ज़रूरी है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन सारी फाइल्स को रीलोकेटेबल मशीन कोड के द्वारा मशीन कोड के साथ लिंक किया जाता है और उसको लोड कर दिया जाता है, ठीक है। लोड होने के बाद आपका टारगेट मशीन कोड तैयार होता है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये थे अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ऐसे हमारी एक लैंग्वेज प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल देखा कि हमारी लैंग्वेज कैसे प्रोसेस हो रही है, ठीक है। प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है और कंपाइलर क्या कर रहा है, ठीक है। सिर्फ आज के में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम 6 फेजेस की बात करते हैं कंपाइलर की। अगर हम देखें इधर तो लेक्सिकल एनालाइजर फेज, सिंटेक्स एनालाइजर फेज, सिमेंटिक एनालाइजर फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर और मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर। तो हम इन सारे फेजेस की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली 6 फेज होते हैं, इसमें एक दो देखो, ये भी मशीन, ये भी कोड ऑप्टिमाइज़र है, ये भी कोड ऑप्टिमाइज़र है। तो इतना वो घबराने वाली बात नहीं कि सर इतने ज़्यादा वो हैं, आपने तो 6 ही बोले हैं। तो हम देखेंगे कितने हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर पे बात करेंगे और आज से हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन अपना शुरू कर चुके हैं। चलिए बाय।